हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो मैं आपको बता दूं कि जो बिग मिस्टेक मैंने मेंस की प्रिपरेशन में लास्ट ईयर की थी, जिसके कारण मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था, उसके बारे में मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी बताने जा रही हूं। अगर आप बिगनर हैं, आप मेंस का आपको एग्ज़ाम देना है, सो आप इस बात को नोट कर कर रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके साथ साथ में मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, अगर आने वाले टाइम पर आपका मेंस लगा हुआ है या फिर मेंस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, सो उसके लिए उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आई हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो मैं पहले मोटी मोटी बातें बता देती हूँ, बड़ी बड़ी बातें, कि क्या क्या टॉपिक्स मैं कवर करने जा रही हूँ, क्या क्या बताने वाली हूँ। टाइम मैनेजमेंट बताने जा रही हूँ कि कैसे टाइम को मैनेज करें। उसके साथ साथ में करंट अफेयर कि कितने मंथ का करंट अफेयर करना चाहिए। उसके साथ साथ में कौन से सोर्स से करें, कहाँ से करें, कैसे कर रही हूँ तैयारी, वो बताने जा रही हूँ। टॉपिक्स और सेक्शंस जो आप करेंगे, जिनकी प्रिपरेशन आप करेंगे, तो आपके मार्क्स मेंस में ज़रूर से ज़रूर बढ़ेंगे और आपके सिलेक्शन पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ में क्वांट, रीजनिंग और इन सभी चीज़ों की, कंप्यूटर, इन सभी चीज़ों की तैयारी मैं कहाँ से कर रही हूँ। उसके साथ साथ में मैं क्वेश्चंस को कैसे मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट से करने से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अटेम्प्ट नहीं करने हैं, उनके बारे में आपको कैसे पता लगेगा। आप ये सोच रहे होंगे, जो बिगनर्स होंगे उन्हें तो ये फर्स्ट टाइम मेंस जिनका होगा वो यही सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है। सो इसका मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो ये सारे टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए। सो प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। सो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट मेंस के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में आपके पास टाइम है। उसके साथ साथ में क्वेश्चन, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में होता है कि आपसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएं आपको करने चाहिए, लेकिन मेंस में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो, और एक मतलब इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने, इससे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर भी लें और सफिशिएंट टाइम में कर लें। सो ये इसके लिए आपके, जैसे कि अब आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में हैं, तो इसमें आपको एक इकट्ठा टाइम 2 घंटे का दे दिया जाता है, जिससे आपको देखना है कि आपका अब आपको ये खुद मैनेज करना है कि कौन से सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है। सो मैं आपको बता दूं कि आप पहले एक मेंस लेवल का मॉक टेस्ट करिए, उसे अटेम्प्ट कीजिए। उसमें आप देखिए कि आपको कितना टाइम, आपको ये एक एवरेज देखना है कि आपको कितना टाइम किस सेक्शन में लग रहा है। ये आपको एक बार, ये सिर्फ आपको जो मॉक टेस्ट है आप ऐसे दीजिए जैसे आप एग्ज़ाम में दे रहे हैं। उसे फुल लेंथ, मतलब 2 घंटे का है तो आप 2 घंटे पूरा बैठकर 1 मिनट का भी सिटिंग आप 2 घंटे की रखिए और उसमें पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। और उसमें आप देखिए कि किस सेक्शन को आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं, कितना टाइम आपको लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसके क्वेश्चंस ईजी होते हैं। जो कि आप रीजनिंग और क्वांट उठाएंगे तो आप 40 में से आप 35 तक क्वेश्चंस रीजनिंग में भी कर सकते हैं, 30 तक क्वेश्चंस आप क्वांट में भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको सबसे मेन बात जो होती है वो टाइम मैनेज करने की होती है, कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, 35 क्वेश्चंस करने हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक से करने हैं, हर एक सेक्शन से करने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, जिसे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 35 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन क्वांट और रीजनिंग में कर लेंगे, लेकिन आपकी सेक्शनल कट ऑफ कंप्यूटर या फिर करंट अफेयर, इंग्लिश किसी में से क्लियर नहीं हुई, सो आपका वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आपकी सेक्शनल टाइमिंग आपको अभी से, मेंस क्या आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग बांटनी होगी। आपको देखना होगा कि इंग्लिश आपकी कितने टाइम में हो रही है, आपका क्वांट कितने टाइम में हो रहा है, रीजनिंग कितने टाइम में हो रहा है। उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट आपको अपने देखने पड़ेंगे कि कौन सा सेक्शन जो है आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्शन वीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी मैं बात करूं कि मैंने कैसे टाइम मैनेजमेंट की हुई है। सो मैं 40 मिनट्स
मेंस लेवल मॉक टेस्ट में रीजनिंग को देती हूँ, 30 मिनट्स मैं क्वांट को देती हूँ, 30 मिनट्स जो है मैं उसे देती हूँ इंग्लिश और करंट अफेयर को देती हूँ, और उसके साथ साथ करंट अफेयर और कंप्यूटर को देती हूँ 30 मिनट, और उसके साथ साथ में मैं 20 मिनट्स देती हूँ इंग्लिश को। सो ये है मेरा 2 घंटे का टाइम मैनेजमेंट कि चाहे जितने भी क्वेश्चंस, चाहे मेरे रीजनिंग के हो जाएं, चाहे क्वांट के हो जाएं, चाहे इतना टाइम, मुझे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। लास्ट में जो टाइम बच जाए वो आप किसी भी सेक्शन में चले जाइए, चाहे क्वांट में चले जाइए, चाहे रीजनिंग में, चाहे इंग्लिश में, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। लेकिन इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगाना है किसी में। और एक बात और, अगर मैंने ये भी मेरा जो है माइंड मैं अपना कर रख रही हूँ अभी से ही कि जैसे कंप्यूटर और करंट अफेयर में आपको कोई भरोसा नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मुझे कंप्यूटर और करंट अफेयर में ज़्यादातर जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, मुझे मैक्सिमम कट ऑफ क्लियर हो जाए उतने तो क्वेश्चंस करने ही करने हैं। लेकिन अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए वो तो अच्छी बात है, लेकिन जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें एक बार पूरे लाइन वाइज 40 क्वेश्चंस हैं तो पूरे लाइन वाइज 40 क्वेश्चंस देखने हैं। जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें टिक करना है, बाकी स्किप करते जाना है। जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ठीक है, फिर उसके बाद जितना टाइम बचेगा ऐसे ही कंप्यूटर में भी करना है, और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा वो मैं क्वांट और रीजनिंग को दूंगी। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस मेरे कंप्यूटर या फिर करंट अफेयर में नहीं बनेंगे वो मेरे क्वांट और रीजनिंग में यूटिलाइज हो जाएंगे। वैसे भी क्वांट और रीजनिंग में आपके मार्क्स 1.25 से मल्टीप्लाई होंगे, सो इससे आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको ये टाइम मैनेजमेंट, आप इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। जो भी टाइम मैनेजमेंट पहले से ही करके जाएगा वो उसका सिलेक्शन पक्का है। उसके अगर टॉपिक क्लियर हैं, उसके अरिथमेटिक के टॉपिक क्लियर हैं, उससे DI और पजल्स RC की प्रैक्टिस की हुई है, उसके साथ साथ में उसने टाइम भी अच्छे से अपना पहले से ही किया हुआ है कि मुझे इतने मिनट में ये सेक्शन कंप्लीट करना है। सो उसका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट करें अपने सेक्शंस को, अपने हिसाब से आपका वीक पॉइंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्वांट और मेरे रीजनिंग है, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में मैं मेंस लेवल मॉक टेस्ट में अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती हूँ। उसके साथ साथ इंग्लिश में भी मैं अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती हूँ। रही बात कंप्यूटर की और करंट अफेयर की, तो उसकी अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा भी मैं इन सेक्शंस को ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करती, तो अभी उसकी क्योंकि मेरे रिवीजन चल रही है। तो करंट अफेयर का मैंने बता दिया है कि करंट अफेयर 4 मंथ की, मैक्सिमम आप 6 मंथ की वैसे कर सकते हैं, लेकिन अब जो है ट्रेंड चल रहा है 4 मंथ का। तो 4 मंथ की अगर आप अच्छे से करंट अफेयर कर जाते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर करंट अफेयर में भी आ जाते हैं। डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अफेयर्स क्लाउड की आप करंट अफेयर के जो डिटेल्ड PDF है, चाहे वीकली डिटेल्ड PDF कर लीजिए, चाहे मंथली डिटेल्ड PDF कर लीजिए, या फिर डेली डिटेल्ड PDF, वो आपके ऊपर है। वैसे तो अब जो टाइम है उसके हिसाब से आपको वीकली डिटेल्ड PDF ही सही रहेगी, क्योंकि आप मंथली डिटेल्ड PDF करने बैठेंगे तो आपका पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। तो इसीलिए वीकली डिटेल PDF ही सही रहेगी। उसके साथ साथ में मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्वांट और रीजनिंग की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, DI वगैरह और पजल्स वगैरह आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी मेंस लेवल, तो आपकी ये दोनों सेक्शन जो हैं वो आपके नंबर ज़रूर से ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप क्योंकि इसके फर्स्ट बात तो ये है कि 1.25 से इसका मार्क्स मल्टीप्लाई होता है। उसके साथ साथ में आपका ये डुएबल भी होते हैं, ये आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरे क्वांट और रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो, मैं पहले से ही बताती आ रही हूं कि सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है आपका मॉक टेस्ट। अब आप पूछेंगे मॉक टेस्ट में कौन कौन से मॉक्स लगाने चाहिए, तो मैं जो मॉक टेस्ट लगा रही हूँ मैं उन्हीं के बारे में बता सकती हूँ। तो मैं अभी मेंस लेवल जो मॉक टेस्ट लगा रही हूँ वो है प्रैक्टिस मॉक और ओलिव बोर्ड के, इन्हीं दोनों को मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, इन्हीं दोनों के मॉक्स मेंस लेवल, और इसके साथ साथ में प्रैक्टिस मॉक के मिनी
DIs और RC वगैरह ये सारे आते हैं, मेंस लेवल क्विज़ेस आते हैं, उन्हें अटेम्प्ट कर रही हूँ। इसी से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और अच्छे से एनालाइज करती हूँ। यही मेरा सोर्स है मेंस के लिए। उसके साथ साथ में मैं क्वेश्चंस को चूज़ करने का आपका तरीका मैं बता दूं कि आप सबसे पहली बात, अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग अभी तक नहीं की है, आपकी कमांड नहीं है क्रिटिकल रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आप क्रिटिकल रीजनिंग तो छोड़ दीजिए, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। वो जैसे ही आए तो आपको क्वेश्चन स्किप कर देने हैं। उसके साथ साथ क्योंकि उसमें मार्क्स कटने का भी डर रहता है, तो उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ना है। और अगर कमांड नहीं है, तो अगर आप अच्छे हैं क्रिटिकल रीजनिंग में तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ने वाली हूँ क्योंकि उसमें मार्क्स कटने का भी डर रहता है और मेरे अच्छी कमांड उसमें नहीं है, सो मैं उसे स्किप करूँगी। और उसके साथ साथ में मैं बता दूँ कि आपको पहले क्वांट और रीजनिंग में ये अप्लाई होगा फॉर्मूला, क्वांट और रीजनिंग में, कि आपको नंबर 1 से क्वेश्चंस को एक बार देखना है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, 2 मिनट लगेगा इसमें। सारे क्वेश्चंस को देखना है। जो क्वेश्चंस जैसे पजल्स हैं, सेलोक्स आ गए या फिर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गए जो आपको लगता है कि आपसे हो जाएंगे, इजी लेवल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप व्यू देख रहे हैं तो उसमें आपका सबसे पहले आगे एक पज़ल आ गई, तो उस पज़ल को आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, तो उन्हें स्किप कीजिए, उन्हें मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक और पज़ल आ गई या फिर इनपुट आउटपुट आ गया, उसे आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। फिर अगर आप देख रहे हैं सेलोक्स आ गए, तो उसे आपको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है, उसे आपको सीधा अटेम्प्ट कर लेना है। सो मैं अपना तरीका बता रही हूँ क्योंकि उसे आप पता ही है कि आपकी अगर प्रैक्टिस है तो सेलोक्स आप जल्दी से कर लेंगे, उसे मार्क फॉर रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे तभी उसी टाइम अटेम्प्ट कर लीजिए, उससे आपका टाइम ही बचेगा। सो ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया या फिर रैंकिंग का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया, सो उसे भी आपको उसे भी लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा मतलब लेंथी सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है, अगर नॉर्मल ही क्वेश्चन लग रहा है तो आप उसे भी उसी टाइम अटेम्प्ट कर लीजिए, उसे मार्क फॉर रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आगे ऐसे देखते जाइए, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ गए उसे भी अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर पजल आ गई उसे मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए। ऐसे ऐसे करते करते आप लास्ट 40 नंबर तक क्वेश्चन तक पहुंच गए। फिर उसके बाद फिर से आप नंबर 1 क्वेश्चन पर जाइए और जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हुए हैं उन्हें अटेम्प्ट करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपने क्वेश्चंस भी देख लिए, उसके साथ साथ आपने चूज़ भी कर लिए क्वेश्चंस कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अगर ऐसी बीच में कोई भी पजल ऐसी है जिसे आपने मार्क फॉर रिव्यू करा लेकिन वो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है या फिर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और आपको टाइम लग रहा है उसमें, तो उसे आप बिल्कुल स्किप कीजिए। उसके बाद आप अगली पज़ल या फिर अगले क्वेश्चंस पर जाइए। ये आपके लिए बेस्ट तरीका है। आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये तरीका मैंने अप्लाई कर देखा है और ये काम किया है। सो उसके बाद आप जाइए, मैं जैसे बता रही हूँ कि मैं रीजनिंग का सेक्शन पहले अटेम्प्ट करती हूँ, उसके बाद मैं क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करती हूँ। तो जैसे ही मेरे 40 मिनट्स रीजनिंग के हो गए उसके बाद मैं स्किप कर क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करती हूँ। उसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, जैसे DI वगैरह आ गई उन्हें पहले करती हूँ, क्योंकि DI वगैरह ऐसी भी DI आती हैं जो आप आसानी से, डेटा तो उसमें होता है लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन यही सिंपल DI होती हैं। अरिथमेटिक का भी टॉपिक लगता है तो इतना ज़्यादा कोई रूल नहीं लगाना पड़ता है। वो जो बेसिक अगर आपको अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो आप बहुत ही आसानी से DI वगैरह कर सकते हैं, मेंस लेवल DI। सो ये मैंने देखा है, ये मैं क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो मेंस का दिया था एग्ज़ाम, तो उसमें मैंने देखा था कि मेरे जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे मेरे क्वांट में 25 मार्क्स आए थे और ये एक अच्छा स्कोर है मेंस लेवल में। उसके साथ साथ मेरे जो रीजनिंग में है, रीजनिंग में मेरे 28 मार्क्स आए थे, ये भी एक अच्छा स्कोर है। सो मेरी प्रैक्टिस करने का यही था। मेन जो बात मेरी लास्ट ईयर गलती हुई थी वो ये हुई थी कि मैंने ये सोचा था कि मेरा प्री नहीं क्लियर होगा, इसीलिए मैंने मेंस की तैयारी नहीं की थी और करंट अफेयर वगैरह अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, जिसके कारण ही मेरे और इंग्लिश की भी प्रिपरेशन मेरी अच्छी नहीं हुई थी। तो इसीलिए मेरे मेंस में मैं 5 से 6 नंबर से रह गई थी, यही सबसे बड़ी गलती थी।
तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आपको मेंस में कट ऑफ से 20+ मार्क्स लेके आने। अगर पीओ का एग्ज़ाम है और मेंस में अगर आप कट ऑफ से 1-2 नंबर भी ज़्यादा ले आए, कट ऑफ मत क्लियर कर ली क्लर्क में, सो आपका तो वैसे भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पीओ की बात करूँ तो आपको 15+ का फिर भी टारगेट, 20+ का तो रखना ही रखना टारगेट है, तभी आपका क्लियर हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। सो इन सभी चीज़ों को आपके ध्यान में रखना है। फिर क्वांट में भी आपको जैसे मैंने बताया वैसे करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आप करंट अफेयर और इंग्लिश सेक्शन को मैं तो कहती हूँ लास्ट के लिए इसलिए रखिए, क्योंकि आपके पास जो लास्ट का टाइम बचेगा, अगर आप इंग्लिश में अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो इंग्लिश भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो उसके बाद फिर आप कंप्यूटर और करंट अफेयर को टाइम दीजिए। उसके बाद लास्ट में इंग्लिश में जितने क्वेश्चंस हो पाते हैं एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए इंग्लिश के क्वेश्चंस करिएगा। ऐसे ही फालतू में तुक्का मत लगाइए, क्योंकि मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप करेंगे, अगर आपके इंग्लिश में 25 तक मार्क्स आ गए तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो आपको जितना क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि हाँ सही है वही अटेम्प्ट कीजिए, फालतू में तुक्का मत लगाइएगा। तो इंग्लिश के बाद जो भी आपके पास, जैसे आपने करंट अफेयर कंप्यूटर किया, उसके बाद इंग्लिश के बाद जो जितना भी टाइम आपका बचता है, तो अगर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रह गए हैं या फिर क्वांट में आपने ऐसे क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू किए हैं जो कि आपको लगता है कि आप अभी नहीं कर पाए लेकिन हो जाएंगे, तो इन दोनों में से कोई भी सेक्शन पर आप जाइए और उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए लास्ट का जो टाइम बचेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। पहले से ही अगर आप स्ट्रेटजी बनाकर एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे सो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम के टाइम में देखेंगे कि किसे कितना टाइम देना है, ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले से ही आपकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मेंस में। बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं मेंस लेवल, उनमें तो पहले से ही सेक्शनल टाइमिंग होती है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये पेपर आसान होता है, लेकिन इसमें टाइम की ही मैनेजमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसे पहले से ही आप मैनेज करके जाइए और अपने जो मेंस लेवल मॉक्स हैं उनमें वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में दिक्कत ना आए। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। डिटेल्ड वीडियो मैंने बताई है कि कैसे क्या करना है। सो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपनी, और जिनका आरआरबी क्लर्क का मेंस है वो अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। सो ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और जिनका रिज़ल्ट आने वाला है प्रीलिम्स का, तो वो रिज़ल्ट आज आ जाए चाहे कल आ जाए, किसी भी दिन रिज़ल्ट आ सकता है, आज भी आ सकता है। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो आज और कल के हैं। सो देखते हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा। आपको भी ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपको भी। सो देखते हैं कि आगे क्या रिज़ल्ट आता है। मेरा भी रिज़ल्ट आना है, सो आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी आपको टेंशन नहीं करनी, मेंस की अच्छे से तैयारी करनी है। रिज़ल्ट के बाद जो भी होगा, अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो ठीक है, अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आया तो अपने अगले IBPS क्लर्क का मेंस है, फिर उसके बाद आपका IBPS PO है, इसकी तैयारी पर जुट जाना है। बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल।